नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। एससीओ में भारत, रूस और चीन के रिश्तों के रंग दिखे। जहां रूस और भारत की दोस्ती पहले से ही मजबूत है, वहीं भारत और चीन के बीच रिश्तों को सुधारने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। भारत, रूस और चीन का साथ आना ट्रंप के टैरिफ को एक करारा जवाब है। ट्रंप ने भारत पर रूस से दोस्ती पर टैरिफ लगाया था, लेकिन एससीओ में मोदी पुतिन की जुगलबंदी ने ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है कि भारत रूस से दोस्ती और व्यापार जारी रखेगा। भारत, रूस और चीन समेत एससीओ के सभी देशों ने एक सुर में कहा कि अब दुनिया में किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। तो वहीं मोदी पुतिन की दोस्ती से ट्रंप बौखला गए हैं और बड़बोला बयान देना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को लेकर अपने फैसले का बचाव किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार घाटे का जिक्र किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा, बहुत कम लोग ये जानते हैं और समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, जबकि भारत हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करता है। भारत हमें भारी मात्रा में सामान बेचता है। अमेरिका उनका सबसे बड़ा ग्राहक है, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं। अब तक ये पूरी तरीके से एक तरफा रिश्ता रहा है और ये कई दशकों से चला आ रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत ने अब तक हमसे इतने ऊंचे टैरिफ वसूले हैं कि किसी भी देश से ज्यादा, जिससे कि हमारे बिजनेस भारत में सामान बेच ही नहीं पाए। ट्रंप ने कहा कि भारत अपना ज्यादातर तेल और सैन्य उत्पाद रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम। अब उन्होंने अपने टैरिफ को पूरी तरीके से कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो चुकी है। उन्हें ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था। सोशल मीडिया पर क्या कुछ उन्होंने कहा, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने आया ही नहीं। ट्रंप का यह बयान तब सामने आया जब चीन और रूस की जुगलबंदी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पीएम मोदी ने एससीओ के मंच से साफ संदेश दिया कि भारत ना झुका है ना झुकेगा। भारत अपनी शर्तों पर किसी भी देश से रिश्ता जोड़ेगा और तोड़ेगा भी। ट्रंप को लगता है कि भारत चीन के करीब कभी नहीं आएगा और टैरिफ के डर से रूस से भी व्यापार कम करेगा, लेकिन ट्रंप का पासा उल्टा पलटा हुआ नजर आ रहा है और फिर ट्रंप जो है वो बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जिनकी चर्चा जो है वो पूरी दुनिया में हो रही है। तो पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात की तस्वीरें, भारत रूस की अटूट जो दोस्ती है उसकी तस्वीरें, चीन के साथ नई केमिस्ट्री, अमेरिका को में जो खलबली मची है उसकी तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो ये 4 तस्वीरें, और इन 4 तस्वीरों का जो लोहा है वो पूरा विश्व मान चुका है। एक नई रणनीति, एक नई साझेदारी को इन तस्वीरों ने जन्म दिया है। जिन्होंने भी इन तस्वीरों को देखा वो इस बात को समझने में उन्हें देरी नहीं लगी कि अब इस पूरे टैरिफ वॉर के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका अकेला पड़ चुका है। तो भारत रूस की जो दोस्ती है वो अटूट है। चीन के साथ नई केमिस्ट्री भी देखने को मिली है और अमेरिका में इसी बीच खलबली जो है वो भी मची हुई है। तो और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़े हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके अलावा हमारे साथ अमित तिवारी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ कर्नल कुणाल भट्टाचार्य, रक्षा विशेषज्ञ, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। ब्रिगेडियर सर, सबसे पहला सवाल आप ही से। जय हिंद। ये जो तस्वीरें चीन से आई, उन तस्वीरों ने ट्रंप का बीपी तो बढ़ाया ही, साथ ही व्हाइट हाउस और पेंटागन को भी चिंता में डाल दिया। ट्रंप हमेशा दादागिरी के जरिए एक नई सियासत, एक नई पॉलिटिक्स, एक नई कहानी, एक नई इबारत, एक नया इतिहास लिखना चाहते थे, लेकिन अब वो दांव पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है। ये बात मुझे लगता है कि अब अमेरिका भी अच्छी तरीके से समझ चुका है।
देखिए, अमेरिका जो जिस तरीके का उसने गेम प्लान रचा हुआ, जिस तरीके से उसने टैरिफ पूरे विश्व के तमाम देशों में लगाए हुए हैं, ये तो ऐसा होना ही था, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान और रशिया का सवाल है, हिंदुस्तान और रशिया एक नेचुरल एलाइज हैं। आज से नहीं, 1972 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी और सिंस इंडिपेंडेंस हमारे एक बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं रशिया के साथ। वहीं चाइना और अमेरिका हमारे नेचुरल एलाइज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया, जिस तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर एडिशनल सैंक्शन टाइप, मैं उसको सैंक्शन बोलूंगा कि एडिशनल 25% का टैरिफ वो सैंक्शन की कैटेगरी में आ जाता है, आपने उसके ऊपर लगाया और आपने तमाम तरीके की अपने जो जियो पॉलिटिकल जो आपका बैकग्राउंड था उसको आपने छोड़ के एक ऐसा टैरिफ लगाया, क्योंकि हिंदुस्तान ने आपको बेवजह किसी चीज का क्रेडिट नहीं दिया। आप क्रेडिट चाहते थे सिंदूर के ऑपरेशन में जो सीज फायर हुआ उसका क्रेडिट लेने के लिए। आप एक तरीके से प्रेशर बिल्डअप करना चाहते थे कि हिंदुस्तान आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए आपका नाम रिकमेंड करे। आप नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान रशिया से ऑयल खरीदे। तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेके कि जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप बहुत कंफर्टेबल नहीं, तो उन्होंने बड़ा नी जर्क एक्शन लेके इस तरीके का टैरिफ लगाया। अब यही चीज देखिए शारदेंदु जी, बैकफायर कर रही अभी है। आपने नोबेल प्राइज का जिक्र किया तो अल्फ्रेड नोबेल साहब ने जब 1895 में अपनी जो विल थी जिसमें उन्होंने नोबेल प्राइज का जिक्र किया था, उन्होंने भी इस बात को नहीं सोचा था कि भविष्य में कभी कोई नोबेल प्राइज उसे मिले नॉमिनेट करने के लिए दूसरे मुल्कों पर दबाव बनाना शुरू कर देगा। देखिए, आशीष जी बिल्कुल सही बोला। मैं भी इस चीज से पूरी तरीके से सहमत हूँ। नोबेल पुरस्कार एक अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है। आप उसके लिए कैंपेन नहीं कर सकते, आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, ये नेचुरल कोर्स में आता है। नहीं तो इसकी वैधता पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर आज की डेट में विद ऑल हिज क्रेडिबिलिटी अगर उनको अपने ड्यू कोर्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है, किसी भी वजह से लोग उसमें शक करेंगे, तो उसकी क्रेडिबिलिटी आज की डेट में क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। और तमाम तरीके के देखिए, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, मेडिसिन के हैं, ह्यूमन राइट्स और पीस के जो लोग काम करते हैं, वो उनका मकसद ये नहीं होता कि वो नोबेल प्राइज उनको मिल जाता है, क्योंकि उनके काम उसके उनके लिए बोलता है। यहाँ तो एक आदमी अपना एडवोकेट कर रहा है, अपने अचीवमेंट को बार बार बढ़ा के बता रहा है और सही गलत उसमें सब इंक्लूड कर लेता है। आज की डेट में जब भी कहीं शांति की बात होती है, डोनाल्ड ट्रंप उसमें क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फेल हुए हैं। और साथ में देखिए, आरआईसी जो रशिया, इंडिया और चाइना का कॉम्बिनेशन बना है, इससे बहुत बड़ी खलबलाहट है। उनको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, यूरोप पे वो बहुत बड़ा प्रेशर नहीं बना पा रहे, क्योंकि यूरोप यूक्रेन के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। और आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप रशिया यूक्रेन में जो पीस की बात कराना चाहते हैं, उसमें पुतिन को अपने साथ रखें, लेकिन यूरोप की जो 5-6 देश हैं वो उनके साथ आज की डेट में नहीं है, क्योंकि जो यूरोप के सिक्योरिटी कंसर्न है वो थ्रेटन होते हैं, ऐसा उनका मानना है रशिया द्वारा। लेकिन जब आपका यूरोप आपके साथ नहीं है, आपने कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा रखा, आपने अपने मैक्सिको में तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगा रखे, ब्राजील पे लगा रखा है, तो आपने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में आपकी पहुंच कम हो गई। यूरोप आपके हाथ से फिसलता हुआ जा रहा है। यूरो एशिया की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान, चाइना, रशिया जब मिल जाते हैं तो आपके लिए आपकी खटिया खड़ी हो जाती है। तो आज की डेट में बड़ा टर्मोइल है उनके यहाँ। खुद भी देखिए आशीष जी, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है उनके यहाँ। तमाम तरीके के उनके जो एक्सपर्ट हैं बोल रहे हैं कि आपने जो डिस्क्रिमिनेटरी जो टैरिफ लगाया हिंदुस्तान के प्रति वो गलत है। और अमेरिका की रणनीति क्या बोलती है? सबसे बड़ी रणनीति तो उनकी ये थी कि रशिया और चाइना को एक साथ ना आने दिया जाए। दूसरी रणनीति ये थी कि ये जो ग्रुप बन रहा है आरआईसी, ये नहीं बनना चाहिए। और जब भी देखिए ब्रिक्स की मीटिंग होती है, एससीओ की मीटिंग होती है, अमेरिका में एक अलग तरीके की खलबलाहट होती है। तो मेरा मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तमाम की विश्व की राजनीति को ना समझ के अपना एक आधिपत्य जमाना चाहते हैं हर जगह में। अब माई वे और हाईवे की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, बगैर होमवर्क किए हुए। वो ज्यादा चीजों को समझ नहीं रहे हैं। आगे आने वाले 10 साल में अमेरिका किस दिशा में जाएगा अगर इसी तरीके की नीति रही। उनके बिल्कुल आप देखिए सही कह खुद रहे हैं, अपने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। और हमारे शास्त्रों में इस बात का जिक्र है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पढ़ा नहीं होगा, अगर वो मांगेंगे तो मैं पुस्तकें भिजवा दूंगा। शास्त्र हमारा ये कहता है कि मैं अच्छा हूं, ये स्वाभिमान है, और मैं ही अच्छा हूं, ये अभिमान है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को यही अभिमान हो गया है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्मा हूं। अरे भाई, ब्रह्मा का काम ब्रह्मा जी पर छोड़ दो, आप अपना काम करो। एक रिएक्शन में यहां पर अमित जी आपसे लेना चाहूंगा, चूंकि बात यहां पर टैरिफ को लेकर है। वो ये कह रहे हैं कि भारत अपने टैरिफ को कम करना चाहता है, लेकिन अब देर हो चुकी। लेकिन वही जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं, उनका बयान ये आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारी भारत के साथ बातचीत जो है वो जारी है। डोनाल्ड ट्रंप अलग चल रहे हैं, व्हाइट हाउस अलग चल रहा है, उपराष्ट्रपति अलग चल रहे हैं, और
अमेरिका की आवाम तो बिल्कुल ही अलग चल रही है। आशीष जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ट्रम्प की ना कुछ झूठ बोलने की आदत है। वो अपने आप को ना, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है अपने अपनी पीठ खुद ही थपथपाना, तो उस तरीके की उनकी आदत है। और वो इस तरीके के जो बयान है, अभी जब तक इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को नहीं कंफर्म करता है कि हमारा इस तरीके से कोई डिस्कशन हुआ है कि हम जो है 0% टैरिफ का वो करेंगे, तब तक उनकी बात को मान लेना और उनकी बात को कोई तवज्जो देना मुझे नहीं लगता कि कोई बुद्धिमानी है। दूसरा, ट्रम्प के साथ दिक्कत क्या है, अभी जो हम लोग एसआईसी की बात कर रहे हैं, जहां पे आरआईसी की बात कर रहे हैं, जहां पर रसा, इंडिया और चाइना है, ये टोटल 35% जो है वर्ल्ड की जीडीपी को डोमिनेट करता है। और हमेशा से जो यूएस की पॉलिसी रही है, वो हमेशा से इंडिया को चाइना के अगेंस्ट में एक इकोनॉमिक अल्टरनेटिव बनाने की बात रही है, चाहे वो चाइना +1 की बात हो, चाहे वो क्वाड हो, और इस तरीके की चीजें रही है। लेकिन जिस तरीके से ये ट्रम्प का ये जो मनमाना रवैया है, जिस तरीके से उन्होंने 50% टैरिफ जो है इंडिया में जो लगाया है, जिसमें से 25% क्यों इसलिए लगा दिया है कि भाई आप रसा से आप ऑयल परचेज करते हो, तो मुझे लगता है कि उनकी ये जो पिछले दशकों से जो इनकी ये जो चल रही थी पॉलिसी कि हमें जो है चाइना के अगेंस्ट में एक एशिया में एक अल्टरनेटिव खड़ा करना है, और इंडिया बाय 2030 हम सभी को मालूम है कि वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। तो अगर 2nd एंड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एक साथ आ जाते हैं, इंक्लूडिंग रसा, तो मुझे लगता है कि अगले 2-4-5 सालों में अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होगा इकोनॉमिकली, क्योंकि आज उनकी जो इकोनॉमी का साइज है वो $30 ट्रिलियन है। चाइना अगेन $19.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऑलरेडी है, हम लोग भी $4 ट्रिलियन से ऊपर हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई उनकी बहुत अच्छी पॉलिसी है। और अभी जो जिस तरीके से चाइना के साथ इंडिया का जो अभी जो एससीओ समिट में जिस तरीके से फैसले हुए हैं, चाहे वो आपका फ्लाइट्स रिज्यूम करने का फैसला हो, जिस तरीके से सी जिनपिंग ने बोला है कि भाई वी आर नॉट द राइवल्स बट वी आर द पार्टनर्स, और जिस तरीके से चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के गेट खोलने की बात भी हुई है इंडिया में, तो मुझे लगता है इन सबका इंडियन इकोनॉमी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम लोग केवल और केवल यूएस पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, रादर हम लोग जो है दूसरे जो अल्टरनेटिव जो मार्केट है उस पे हम लोग ज्यादा वो करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। जाहिर तौर पर। अच्छा, दो कैरेक्टर का यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा। आपने पढ़ा होगा, एक शेख चिल्ली और दूसरा मुंगेरी लाल। ये कैरेक्टर आपने सुना भी होगा, समझा भी होगा। शेख चिल्ली में दारा शिकोह काल में एक सूफी संत हुआ करते थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। शेख चिल्ली एक जो काल्पनिक कैरेक्टर है उनकी बात कर रहा हूं, और दूसरा मुंगेरी लाल। तो कमोबेश अपनी जो हवाई किला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब बना लेते हैं, अपना ही कोर्ट नियुक्त कर लेते हैं, अपना ही जज नियुक्त कर लेते हैं, अपना ही वकील नियुक्त कर लेते हैं, अपने ही कटघरे में खड़े हो जाते हैं और फैसला भी अपने हक में ही सुना देते हैं। तो मुझे लगता है कि यही कुछ कर्नल कुणाल जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। अमेरिका की को नुकसान हो रहा है, इस बात को जानते हुए मेरा अहंकार ऊपर है, यही बात डोनाल्ड ट्रंप साबित करना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, अपने मुंगेरी लाल है, वही सब है, वही लॉ है, वही जजमेंट है, वही कैदी है, सभी उन्होंने ही है। तो इसके बारे में तो हम बताएंगे। ये वांस का कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया है, एंड द रूमर वाज दैट वेदर द प्रेसिडेंट ट्रंप इज डेड। तो उसमें वांस ने बोला है कि इन केस सम अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंस देन आई विल टेक ओवर। सो इतना खराब अमेरिका का हाल हुआ है जे ट्रंप। कर्नल कुणाल जी, ये क्या मानसिक रूप से डेड होने की बात है क्या? मैंने वो आर्टिकल पढ़ा नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूं। It is not the physical death. I think it is the mental death. And Republicans, I mean the Democrats have already उनके impeachment के लिए भी बात सुन रहा था मैं। So ये 156 वॉलमार्ट का दुकान अभी अमेरिका में बंद हो चुके हैं, ये ड्यू टू प्राइस एस्केलेशन इन यूएसए। एंड दैट इज वाई हमने सभी ने देखा है व्हाट्सएप में, पूरा अमेरिका वेरियस सिटीज में वो ट्रम्प के अगेंस्ट में एजिटेशन हो रहा है। मेरा जो फ्रेंड्स अमेरिका में हैं
वो बोल रहा है कि पहले हम इंडियन सामान जो खरीदते थे इंडियन दुकान से, पटेल एंड जो भी है, एंड अभी वो बांग्लादेश का दुकान से वो खरीद रहा है, और जो सामान $3 में मिलता था वो अभी $8 हो चुके हैं। और इंडिया का ऊपर और भी रेस्ट्रिक्शन आएगा तो वो प्राइस और ज्यादा होने वाला है। सो ऑलरेडी द कॉमन पीपल अमेरिका में परेशान है एंड उसका एजिटेशन हो रहा है। एंड हमारा जो ये रिक है, रशिया, इंडिया एंड चाइना कोलैबोरेशन, एवं कुछ दिन पहले जो ब्रिक्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी ट्रम्प वाज वेरी अनॉयड एंड देवर एक वातावरण चल रहा था जो ब्रिक्स का एक अलग करेंसी होगा। तो ये त्रिवेदी हमारा इसके बारे में तो मैं नहीं, कुणाल भट्टाचार्य जी, जिस ब्रिक्स की करेंसी की आप बात कर रहे थे उसको लेकर जो पिछली बार जनवरी 2024 में मीटिंग हुई थी, उसी साल ब्रिक्स की करेंसी को लाने की कवायद जो थी उस पर लगी थी सारी ब्रिक्स कंट्रियां, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। उम्मीद ये थी कि 2025 में ब्रिक्स की करेंसी आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब तक मार्च में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ बम जो था वो फोड़ दिया था। लेकिन ब्रिक्स की कंट्रीज की एक बात बहुत अच्छी है कि जो व्यापार होता है वो डॉलर में नहीं होता है, वो उनकी मुद्रा में होता है, यानी रूस रूबल में करता है, भारत रुपए में करता है। कुणाल जी अपनी बात एग्जैक्टली वही तो अमेरिका का जो पेट्रो डॉलर जिसका नाम है, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, वो डॉलर में पेट्रोल बिकेगा। वो पहले सदाम हुसैन भी यही बोला था कि हम जिस देश के साथ व्यापार करेंगे जो इराक से पेट्रोल लेगा वो उसी करेंसी, उस देश का करेंसी में पेमेंट करेगा। तो इसीलिए यूरोप पेट्रोल लेगा तो वो यूरो से पैसा देगा सदाम हुसैन, मतलब इराक को। इसी में यूनाइटेड नेशंस में आपको याद है जे फ्रेंच फ्राई का नाम मैकडोनल्ड ने चेंज कर दिया था, बिकॉज फ्रांस के साथ फ्रांस बोला था जे यूनाइटेड नेशंस को अप्रूवल चाहिए इराक में अटैक करने के लिए, एंड फ्रांस वाज रेडी टू वीटो दैट statement. So there was a very political dispute between France and America. वो हमारे याद है। So रशिया भी अभी वो उसी तरीके से अमेरिकन डोमिनेसी, सुप्रीमेसी को खत्म करना चाहता है, और रुपीस में हमारा व्यापार चल रहा है। आपने यहाँ पर रशिया का जिक्र किया तो एक सवाल ही मैं यहां पर आपसे ले लेता हूं शरदेंदु जी। रशिया में एक शब्द है ट्रॉइका, जब 3 घोड़े एक साथ आते हैं। मैं उसको एक फिल्म के साथ, उस पोस्टर को आप लोग को ध्यान में होगा, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, वो फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन साहब की, इसके अलावा ऋषि कपूर साहब थे उस फिल्म में। उस फिल्म के पोस्टर में इस बात को दिखाया गया था कि 3 बड़े नाम एक साथ थे। तो क्या वो 3 बड़े नाम जो त्रिशूल में हमें पिक्चर में दिखता है, वही एक चेहरा हमारे जहन में आता है कि बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, अब बाकी 2 तरफ 2 अलग अलग कैरेक्टर? देखिए, सबसे पहले ये जो आपने त्रिशूल की बात की, आज के परिप्रेक्ष्य में तो आप इसको त्रिशूल बोल सकते हैं, लेकिन ये त्रिशूल के जो 3 एंगल्स निकल रहे हैं, ये कितने दिन तक साथ रहते हैं ये देखने वाली बात है। आपके 2 एंगल तो बिल्कुल परमानेंट हैं साथ में, जिसको मैंने बोला कि नेचुरल एलाइज हैं, इंडिया और रशिया। लेकिन जहां तक चाइना की बात आती है, चाइना पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट इस लेवल पे नहीं कर सकते जहां पे आपके ट्रेड की बात आती है, जब आपके डिफेंस एंड सिक्योरिटी या बॉर्डर इश्यूज के बात आते हैं। देखिए, एससीओ समिट था, उसको आप एससीओ समिट तक लीजिए और उसमें जो डिक्लेरेशन दिया गया वो समझिए। लेकिन हिंदुस्तान अगर इससे आगे बढ़ के ट्रेड की पे और आगे बढ़ता है या अपने डिफेंस की इश्यूज को सेटल करता है, तब तो एक अच्छी बात होगी, लेकिन हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। नहीं, ट्रस्ट की बात नहीं है ब्रिगेडियर सर, मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनवरी से और अभी तक, अभी सितंबर चल रहा है, पिछले 8 महीनों में चीन और भारत के बीच में जो ट्रेड है वो 12% बढ़ा है। यानी हमारा जो व्यापार है चीन के साथ और तेजी से बढ़ता जा रहा है।
आशीष जी, आपकी बात मैं पूरी तरीके से मानता हूं, 12%, लेकिन हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन का है। हम 120 है। 13 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं और 113 बिलियन में सिर्फ एक्सपोर्ट हमारा 13 बिलियन का है। हाँ। $100 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट है, ये कहां से भरपाई होगी? किसी भी इकोनॉमी में जब आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो आपका पैसा विदेशों में जा रहा है, यानी कि चाइना में जा रहा है। वही चाइना है जिसने अरुणाचल से लेके अक्षय चीन तक आपके नाक पे दम कर रखा, चाहे गलवान हो, चाहे डोकलाम हो, जेपसोंग हो, तमाम चीजों आपका पैसा आपके ऊपर, आपके डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को काउंटर करने के लिए लगाता। और मत भूलिए कि 3 महीने पहले ही इसी चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने सारे मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान में डिप्लॉय किए थे, चाहे वो PL-15 मिसाइल हो, चाहे J-10 डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो। चाइना ने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी वॉर विदाउट पाकिस्तान को दिया था, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और साथ में जो हमारे कंटेंशियस इश्यू हैं, आप उसको साइड में रख के ट्रेड की बात कैसे कर सकते हैं, जबकि ट्रेड में आप डेफिसिट हैं। आप दोनों एशिया के कॉम्पिटिटर हैं, आज आपकी डेट में सहयोगी आप जरूर बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन का तरीका है, जो हमारी लेबर इंटेंसिव यूनिट है, वो एक ही है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि चाइना की बहुत सारी फैक्ट्रियां हिंदुस्तान में शिफ्ट हो रही थी जब अमेरिका ने चाइना को काउंटर करने की कोशिश की। अब उन शिफ्टिंग का क्या होगा? तमाम तरीके की जो फॉक्सकॉन इंडिया में आ रहा था, तमाम तरीके की इंडस्ट्री चाइना शिफ्ट होकर हिंदुस्तान में आनी थी, अब उसका भविष्य क्या होगा? और जिस तरीके से देखिए सैंक्शन लगाया है, उससे हमारी जीडीपी इफेक्ट होती है, लिहाजा हमें एक ऑल्टरनेटिव मार्केट चाहिए था। हम चाइना और जापान की तरफ ड्रिफ्ट हुए, अच्छी बात है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। नहीं, लेकिन हमने 40 मुल्कों को भी तो चुना है ना, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे दक्षिण कोरिया हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो। जापान और चाइना की बात करें, वो उनमें से एक है। कुल 40 कंट्रीज को हमने शॉर्टलिस्ट किया है। समय लगेगा, हालांकि इसकी तैयारी पहले से करना चाहिए था। देखिए, इशू ये है कि हमें ऑल्टरनेटिव मार्केट कहां मिलता है। आज की डेट में यूरोप से जब भी बात होती है, यूरोपियन नेशन से, हम उसमें ट्रेड टैक्स फ्री की बात करते हैं, नो टैरिफ की बात करते हैं, जिसका कि एग्रीमेंट हमने इंग्लैंड के साथ किया। देखिए, आज की डेट में यूरोप ऑलरेडी स्टैग्नेटेड है। अमेरिका या नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में हमारे डिस्टेंस और लॉजिस्टिक ज्यादा हो जाती है, और अमेरिका का जिस तरीके से टैरिफ बैन है, वो मार्केट हमारे हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। तो हमें अल्टरनेटिव में एशियन कंट्री की तरफ देखना पड़ेगा, ब्रिक्स नेशन पे देखना पड़ेगा, एससीओ नेशन पे देखना पड़ेगा। चाइना उसमें एक कड़ी हो सकता है, लेकिन नॉट दी ओनली कड़ी। आपको यह समझना पड़ेगा, और हमेशा से हिंदुस्तान और चाइना कॉम्पिटिटर रहे हैं, ये हमें मानना पड़ेगा, और हमें इस ट्रेड डेफिसिट को कम करना पड़ेगा। और उस चाइना को हम कैसे विश्वास कर लें जिसने 1962 से लेके कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर तक हमारे हितों के बरखिलाफ काम किया। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो भी तब जब 1954 में पंचशील समझौता हो गया था, और 1962 में उस समझौते को तोड़ते हुए उसने तार-तार कर दिया था। वो सारी बातें हमारे जहन में भी हैं। लेकिन अमित तिवारी जी जिस अभी बात कर रहे थे व्यापार को लेकर, बहुत डिटेल से उन्होंने एक्सप्लेन किया, ब्रिगेडियर साहब ने बताया। भविष्य क्या है? क्या अमेरिका और भारत में बातचीत बनेगी? बननी तो है, लेकिन क्या अगर लंबा समय लग जाएगा तो नुकसान तो होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आशीष जी, बातचीत बिल्कुल होगी, क्योंकि अमेरिका के लिए इंडिया एक जरूरी वो है, कड़ी है, क्योंकि उनको अभी भी जो उनको सबसे ज्यादा जो थ्रेट है ग्लोबली, वो चाइना से है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए उनको एक इंडिया सरीखे नेशन की रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम क्या हुई है कि वहां के आज भी वहां के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो यही बोल रहे हैं कि आपकी ये गलती है। आप अगर एक साथ जो है चाइना को आपने लगाया, इंडिया को भी आपने लगा दिया, जो कि इंडिया के साथ आपका इतने सालों से, आप इतने दशकों से आप बिल्कुल क्लोजनेस थी आपकी। अभी पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा क्लोजनेस हो गई थी, और इसके बाद ऑल ऑफ सडन आपने जाके और वहां पर जो है इतने टैरिफ लगा दिए, 50% का आपने टैरिफ लगा दिया। तो ये तो इंडिया को अमेरिका की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है, रादर अमेरिका को इंडिया की जरूरत ज्यादा है। तो मुझे लगता है सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, और मुझे लगता है बहुत जल्दी ही वहां के जो डिप्लोमेटिक जो वो हैं, वो इस चीजों को समझ के और इसको आगे बढ़ाएंगे। एक आखिरी रिएक्शन में कुणाल जी आपसे लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जो विश्व के बड़े अखबार हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम अपनी बाईं तरफ चला रहे ग्राफिक्स में। एपी ये कह रहा है कि चीन, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो मोदी, जिनपिंग और पुतिन की जो तस्वीरें हैं वो प्रमुखता से छापी है। लिखा, अमेरिका की
वैश्विक लीडरशिप भूमिका को यह चुनौती है। रॉयटर्स कह रहा है एससीओ में जिनपिंग, पुतिन और मोदी की मुलाकात स्पष्ट संदेश देती है, अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती है। तो ये वो सारे अखबार है। आपको ध्यान में होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जो पाकिस्तान की गाथा लिख रहे थे, आज वो भारत की तारीफ की पुल बांधते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और अमेरिका की सत्ता को चुनौती है। ये सभी जो बड़े अखबार हैं या न्यूज एजेंसियां हैं वो इस बात को मान रही हैं। एकदम सही बताया। हमको पता चल रहा है कि ट्रम्प के अगेंस्ट में अमेरिका ने भी अंदर भी उनका अगेंस्ट में काफी बातचीत चल रहा है। एंड सबसे बड़ा है कि ये इस एससीओ में टेररिज्म के ऊपर जो 2-3 महीने पहले एससीओ का डिफेंस मिनिस्टर जिसमें राजनाथ सिंह जी गए थे, उसमें ये टेररिज्म के कोई कमेंट नहीं था। लेकिन इस बार स्पेसिफिकली जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला है एससीओ में, वहां पे टेररिज्म के अगेंस्ट में स्टेटमेंट आया है। एंड और एक बात है, हम सोच रहा है ये क्वाड क्या डेड हो गया है? मतलब अभी इंडिया इज पार्ट ऑफ क्वाड और नॉट? नहीं, अमेरिका अब उसका पार्ट है कि नहीं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया में मीटिंग होने वाली है क्वाड की, उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। सो एंड प्राइम मिनिस्टर ये रशिया चाइना जाने का पहले जापान में भी गए थे एंड वहां पे भी उनका सादर अभ्यर्थना किया गया है एंड ही वाज वेरी वेल रिसीव्ड बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर। एंड हमारा जो एक एम जो हमारा इंडिया गवर्नमेंट, मोदी जी या जो भी है, यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप, जो हमारा जयशंकर जी एकदम लगे हैं, वहां पे एक ही हिस्सा था जो चाइना वीटो देता था। तो वो अभी थोड़ा ईज होने का संभावना दिख रहा है। एंड पॉलिटिक्स में ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि वो हमारा परमानेंट दुश्मन है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, वहां पे पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड एंड परमानेंट एनिमी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कुणाल जी कि राजनीति में ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है ना दोस्त होता है, लेकिन अगर दुश्मन भी हो तो उसे अपने साथ रखना पड़ता है, ताकि नजरों के करीब रहेगा तो सारी उसकी गतिविधियों पर नजर भी हमारी बनी रहेगी। आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर शर्मेंदु जी, अमित जी आपका और कुणाल जी आपका, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।